हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो विषय हमारा रहेगा दैट इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल जो है ये टैक्सेशन के बारे में बात करती है। ये थ्योरी बेनिफिट प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंसेस या कहें पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो ये पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल सर्विसेज एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल। तो बेनिफिट प्रिंसिपल जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी जो है मुझे लगता है कि वो लिमिटेशंस हैं जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, एंड फिर इसका एक बैकग्राउंड इसका देखेंगे कि एक्चुअल में ये थ्योरी कैसे अस्तित्व में आई, कौन थे इसके पीछे, एंड देन इसकी अजम्पशंस हैं। फिर उसके बाद फाइनली हम इसका ये फिगर से इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड इसके बाद इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हमें ज़रूरी हैं पढ़नी, क्योंकि बेनिफिट प्रिंसिपल जो है ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, बट ये पब्लिक फाइनेंसेस मतलब स्टेट का जो रोल है उसको टोटली ये जो है इग्नोर करके चलता है, नेग्लेक्ट करता है उसको, ठीक है। तो लिमिटेशंस इसकी पढ़नी आवश्यक है। नाउ इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल जो है ये टैक्सेशन के बारे में बात करता है। तो आपका जितना एग्रीगेट बेनिफिट विच आर बीइंग एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी, एग्रीगेट बेनिफिट मतलब कि जो आप चीज़ें उपभोग कर रहे हैं सरकार के द्वारा दी गई, मतलब स्टेट के द्वारा दी गई, आप जो उसके बदले पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो किसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए? आपके बेनिफिट्स के, विच आर बीइंग एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैक्स है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए जो कि बेनिफिट प्रिंसिपल के बराबर, जो बेनिफिट्स हैं जो एंजॉय कर रहे हैं लोग, उन्हें उपभोग कर रहे हैं चीज़ों को, सर्विसेज को, उसके सेम प्रोपोर्शन में टैक्सेस होना चाहिए। तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो इसका जो कोर थीम है। Now what happens? The benefit principle states that the cost of the public expenditure should be met by those who benefit from them. मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जितना आप उपभोग कर रहे हैं उतना ही आप पे कर दीजिए, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है कि गवर्नमेंट जो है शुड नॉट टेक मोर देन दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल। मतलब कि सरकार का, गवर्नमेंट का या स्टेट का रोल जो है वो ये है बेनिफिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जितना वो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करें, और दूसरी साइड जो लोग उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना उपभोग कर रहे हैं उससे कम न पे करें, उसके प्रोपोर्शन में पे कर दें, ठीक है। हालांकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उसकी मोनेटाइज वैल्यू जो है वो कौन डिसाइड करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है, वो एक अलग चीज़ें हैं। नाउ इसका जो बेसिक चीज़ है वो ये है, दिस प्रिंसिपल इज एन अल्टरनेटिव टू द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, ऑल्दो द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल इज अ डिफरेंट थ्योरी बेस्ड ऑन अनदर कॉन्सेप्ट। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल हमने इससे पहले स्टडी किया है एंड हमने सैमुअल्सन का थ्योरी स्टडी किया, लिंडल इक्विलिब्रियम किया। लिंडल इक्विलिब्रियम काफ़ी इसके सिमिलर है बेनिफिट प्रिंसिपल के, ठीक है। एंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल एकदम अलग जो है कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पे करेंगे। पर बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है कि जितना आप एंजॉय कर रहे हैं सर्विसेज को, ठीक है, उतना आप पे कीजिए, उससे कम पे मत कीजिए, ठीक है। अब इस पे हम इसका बैकग्राउंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या था, ये थ्योरी कैसे आई। Now what happens after 2 years of industrious work, Knut Wicksell produced a book in Swedish in 1895. अब होता क्या है कि नट विक्सेल आपने जरूर नाम सुना होगा, ये एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने स्वीडन के टैक्सेशन सिस्टम के रिफॉर्म्स के बारे में काम किया था। 1895 में नट विक्सेल ने एक बुक लिखी, उस किताब का नाम था फाइनेंशियल थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन स्वीडन। ये जो किताब है, इस किताब का जो ओरिजिनल नेम है वो
स्वीडिश लैंग्वेज में है, ये मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताया, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। हालांकि इसका स्वीडिश वर्जन है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो ये जो काम है विच वॉज सबमिटेड एज ए डॉक्टरल थीसिस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उपसला इन स्प्रिंग ऑफ 1895। 1895 में फिर उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए जो स्वीडन की जो यूनिवर्सिटी है, स्वीडन देश में उपसला एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी इज स्टिल देयर, तो वो आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने थीसिस के तौर पर इस किताब को मतलब अपने रिसर्च के लिए सबमिट किया एज ए थीसिस। देन इट वाज followed by a second volume centered on the problem of just taxation in 1896। अब होता क्या है, जो पहला वॉल्यूम था 1895 में, उसका जो मेन थीम था उसका जो थीम था इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन था। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इन इकोनॉमिक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का मतलब है कि फाइनली जो टैक्स का बर्डन है वो कौन बियर करेगा। तो फाइनली ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि पहले से लेकर के जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और फाइनली कंज्यूमर उसको पे करता है। मान लीजिए कि जैसे हमारा जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम है, इससे पहले वैल्यू एडिड होता था। तो टैक्सेशन सिस्टम जो है मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पर किसी कैटेगरी पर जीएसटी में 5 से 7% टैक्स बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया, तो फाइनली उस टैक्स का बर्डन जो है वो कौन उसको बियर करेगा, वो कंज्यूमर बियर करेगा। सो दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो ये किताब जो थी ये इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के बारे में थी, ठीक है, स्वीडन के टैक्सेशन के रिफॉर्म्स के बारे में। तो उसको फिर 1895 में उन्होंने अपने थीसिस के रूप में रिसर्च के लिए सबमिट किया यूनिवर्सिटी ऑफ उपसला इन 1895। देन इसका सेकेंड वॉल्यूम आता है। सेकेंड वॉल्यूम का जो थीम था वो था प्रॉब्लम्स ऑफ जस्ट टैक्सेशन, मतलब कि टैक्सेशन के अंदर सुधार। और ये किताब आई 1896 के अंदर, उसके एक साल अगले साल, ठीक है। नाउ द सेकेंड वॉल्यूम वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1967, ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ जस्ट टैक्सेशन। अब आप अगर पढ़ना चाहें इसका इंग्लिश वर्जन तो सेकेंड वॉल्यूम जो है, जो जस्ट टैक्सेशन प्रॉब्लम्स ऑफ जस्ट टैक्सेशन नाम से एक किताब थी, मतलब सॉरी जो उसका थीम था, जो सेकेंड वॉल्यूम है जो बेनिफिट प्रिंसिपल के बारे में है, ठीक है। तो वो आपको समराइज कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप अगर थोड़ा सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, इन न्यू प्रिंसिपल ऑफ जस्ट टैक्सेशन विच वाज, ये जो है ट्रांसलेटेड वर्जन है 1967 में ये आया, ठीक है। तो ये जो था इसके पीछे बैकग्राउंड था। नाउ दिस थ्योरी एम्फसाइजेस दैट जस्टिस इन टैक्सेशन शुड बी done if taxes are imposed in the same proportion to the benefits enjoyed by the people from the various services of the state। मतलब स्टेट का जो रोल है, स्टेट क्या है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे हम मान लें कि स्टेट ने एक पब्लिक पार्क बनाया और उस पब्लिक पार्क में अगर वो बेनिफिट प्रिंसिपल को अप्लाई करें, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लें, वैसे इस तरीके का विचार जो नई गवर्नमेंट दिल्ली में आई है वो बेनिफिट प्रिंसिपल को कुछ पार्क्स में लगाने की कोशिश की बात हो रही है, मतलब। तो ये जो इस तरीके का बेनिफिट प्रिंसिपल को अगर पब्लिक पार्क्स पे अप्लाई करेंगे आप, तो होता क्या है कि ये सभी लोगों को अलग अलग टैक्स पे करना है। मतलब कि ये कुछ लोग, मतलब ये एक तरीके का कुछ लोगों को वेलफेयर स्टेट से जो है एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि एक पब्लिक पार्क है, जो कि पब्लिक पार्क मतलब कि एक सामाजिक वस्तु हो गई जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और वहाँ पर उसके अंदर मान लीजिए कि 200 रुपया मान लीजिए कि पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लगा दिया जाए, ठीक है। अब जो रिच होगा, जो वेल ऑफ है, वो आराम से पे कर देगा और सारी सर्विसेज को एंजॉय करेगा। बट दूसरा जो तबका है, जो पुअर हैं, जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है या जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, वो लोग क्या है उस सब्सक्रिप्शन को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेनिफिट प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेटिक मतलब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को वॉयलेट कर देता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टेट का मुख्य रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें।
तो हालांकि इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये स्टेट के रोल, वेलफेयर रोल को कैसे वायलेट करता है और इसकी ये बेनिफिट प्रिंसिपल जो है वो अच्छा टैक्सेशन सिस्टम क्यों नहीं है। नाउ इसके अजम्पशंस को हम देख लेते हैं। Now, the burden of taxation must be in proportion to the benefit received by a person from the expenditure made by the government. तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि एग्रीगेट जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वल टू द सेम प्रोपोर्शन टैक्सेस, मतलब जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस आर इन सेम प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट्स विच आर बीइंग एंजॉयड बाय द by an individual or in collective form, मतलब by a group of people in the society। ठीक है, तो टैक्सेस जो हैं उसके सेम प्रपोर्शन में होंगी। बेनिफिट जो हैं, जो लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, जो उपभोक्ता है वो उपभोग से कम न पे करे, और ऑन द अदर साइड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डू नॉट टेक मोर देन दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ है। नाउ द सेकेंड अजम्पशन इज दैट the person receiving equal benefits from the government should pay an equal amount as taxes। मतलब कि वही सेम चीज़ दोबारा से, हालांकि इसमें assumptions नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ assumptions जो है इसी में से निकाल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्रीगेट बेनिफिट या कलेक्टिव बेनिफिट्स, मतलब ठीक है, मतलब समूह के रूप में एक से अधिक लोग जिसको सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसमें जो टैक्सेशन है उसके बराबर सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दोज रिसीविंग ग्रेटर बेनिफिट शुड पे मोर एज टैक्सेस देन दोज रिसीविंग फ्यूअर बेनिफिट्स। मतलब जैसे हमने पब्लिक पार्क का एक एग्जांपल लिया सामाजिक वस्तु का, कि जब वहाँ पर हम बेनिफिट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लगाना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, अब वहाँ पर जो गरीब है और जो अमीर है उसको हम सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट का वायलेशन हो गया। ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा उसको उपभोग करेंगे वो लोग ज़्यादा पे भी करेंगे, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट शुड नॉट इम्पोज द टैक्सेस ग्रेटर देन द बेनिफिट्स द टैक्स पेयर रिसीव्स। ठीक है, मतलब कि टैक्स पेयर का मतलब जो उपभोक्ता है उन सर्विसेज का एंजॉय कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो गवर्नमेंट की दूसरी साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है उससे अधिक न चार्ज करे। सो टैक्सेशन इज ए प्राइस फॉर सर्विसेज परफॉर्म बाय द स्टेट। स्टेट मतलब सरकार। ठीक है, तो टैक्सेशन जो है प्राइस है उन चीज़ों का, उन सर्विसेज का जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। नाउ इसी चीज़ को, इसी घटना को हम इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करेंगे। नाउ परसेंट इंक्रीज इन बेनिफिट जो है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है, जो वाई एक्सिस है हमारा, ये वर्टिकल एक्सिस है जिस पे हमारा परसेंट इंक्रीज मतलब कि अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स को दिखा रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठता है वैसे वैसे हमारा जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा परसेंट इंक्रीज इन टैक्सेस मतलब वॉल्यूम ऑफ टैक्सेस है। तो जैसे जैसे बेनिफिट ऊपर उठेंगे वैसे वैसे परसेंट इंक्रीज मतलब टैक्सेस में भी जो है बढ़ोतरी होती जाएगी, उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ए बी जो है ये लाइन क्या है, टैक्स बेनिफिट लाइन है हमारी, टैक्स बेनिफिट लाइन। अब ये टैक्स बेनिफिट लाइन बताती है कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ रही है तो वैसे वैसे दोनों टैक्स एंड बेनिफिट प्रोपोर्शन में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखें हम जो इनिशियल हमारा जो इसमें जो हमारा टैक्स बेनिफिट लाइन है, इनिशियल जो पॉइंट है उसमें इक्विलिब्रियम, वो क्या है, इट इज एविडेंट दैट द ए बी इज द टैक्स बेनिफिट लाइन एंड ओ एम वॉल्यूम ऑफ टैक्स। ओ एम क्या है, ओ से लेकर के एम तक इनिशियल जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ टैक्स है, जो कि इंडिविजुअल रूप में एक व्यक्ति के रूप में जो है एक व्यक्ति उसको चुका रहा है और उसके बदले में वो ओपी बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है फ्रॉम द स्टेट। अब होता क्या है कि ये जो है इनिशियल हमारा इक्विलिब्रियम है, उसके बाद क्या होता है, द कलेक्टिव बेनिफिट इज ओपी एंड विद द इंक्रीज इन टैक्सेस ओ एम टू ओ एम वन बेनिफिट्स ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी वन। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये इंडिविजुअल फॉर्म में पे किया जा रहा है और जब यहाँ से O से लेकर के ये OP के बाद OP1 पे शिफ्ट करेगा P से P1 तक, तो इसका मतलब इसके बेनिफिट जो हैं वो बढ़ रहे हैं।
तो मान लीजिए कि सामूहिक रूप से कुछ चीज़ें एंजॉय की जा रही हैं, उपभोग की जा रही हैं, तो उसमें OP1 होगा पॉइंट। और दूसरी तरफ जब सामूहिक रूप से उपभोग की जा रही है तो सामूहिक रूप से पे भी की जा रही हैं चीज़ें, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ टैक्स है M से बनकर M1 पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इट इज़ क्लियर दैट द हायर द टैक्सेस हायर द बेनिफिट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि लोअर द बेनिफिट्स लोअर द टैक्सेस, हायर द बेनिफिट्स हायर द टैक्सेस। ठीक है जी, जितना ज़्यादा उपभोग उतना ज़्यादा पे करेंगे, उतना ज़्यादा टैक्सेस हैं। सो हैंस दिस प्रिंसिपल बिलीव्स इन द नोशन डू नॉट टेक मोर देन यू गिव, डू नॉट टेक मोर देन यू गिव। मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट प्रिंसिपल कि जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा चार्ज न करें। सो फर्दर दिस प्रिंसिपल शोज दैट द एग्रीगेट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट शुड कंपेंसेट फॉर कलेक्टिव सेक्रीफाइस मेड बाय द इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, मतलब कि कलेक्टिव फॉर्म मतलब जो एग्रीगेट, एक तो हमारा यहाँ पर है एग्रीगेट बेनिफिट, ये इंडिविजुअल रूप में है टोटल वॉल्यूम ऑफ टैक्सेस, और उसके बाद कलेक्टिव बेनिफिट्स हैं, मतलब कि जो लोग उसके लिए पे कर रहे हैं, तो कलेक्टिव पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो कलेक्टिव तरीके से वो पे करेंगे। नाउ इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेनिफिट प्रिंसिपल में लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है। तो द बेनिफिट प्रिंसिपल फेसेस सेवरल डिफिकल्टीज इन एप्लीकेशन, द फॉलोइंग आर। यहाँ पर है पहला पॉइंट, इन मॉडर्न टाइम्स गवर्नमेंट्स आर वेलफेयर स्टेट्स। तो हम एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर इकॉनमी में जो वेलफेयर स्टेट है बाय द स्टेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो मेन पॉइंट है उसका, मतलब पब्लिक इकोनॉमिक्स में। एंड ट्राई टू प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज ए होल। सो देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल टू जनरलाइज द बेनिफिट्स रेंडर्ड टू सोसाइटी और द पर्सन। अब यहाँ पर ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्टेट है, जो वेलफेयर रोल है, उसको ये वॉयलेट करता है। ठीक है, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनकी कैपेसिटी जो है बिल्कुल 200 रुपये से भी बाहर होगी और वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा। सेकंड, इसका लिमिटेशन है जनरली बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय द कम्युनिटी एज ए होल। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में, पब्लिक फाइनेंसेस में जो सामाजिक वस्तु है वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से कंज्यूम करने वाली चीज़ है। सो जनरली बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय द कम्युनिटी एज ए होल, देयरफॉर एज एन इंडिविजुअल कैनॉट बी टैक्स्ड, but the taxation should be taken as a collective instrument for supporting the services of the government। तो बेनिफिट प्रिंसिपल का लिमिटेशन मुख्यतः यह है कि ये लोगों को सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट मीन्स ये जो है एक तबके को, मीन्स जिसका कैपेसिटी नहीं है पे करने का, उसको टोटली ये इग्नोर कर देगा। ठीक है जी, तो हालांकि पब्लिक जो सामाजिक जो वस्तु है वो कलेक्टिवली जो है एफर्ट होता है गवर्नमेंट का कि सभी लोग उसको समान रूप से कंज्यूम करें। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन इज दैट द बेनिफिट प्रिंसिपल इज अनजस्ट इफ इट इज अप्लाइड ब्लाइंडली। अब कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट प्रिंसिपल ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक इसका लिमिटेशन जो है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हर इंसान का बेनिफिट जो है वो किस तरीके से आप उसको मेजरमेंट करेंगे, उसका जो है वो स्टडी का एक मुद्दा है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट इसका काम है कि किस तरीके से उसको बेनिफिट्स को आप किस तरीके से मोनेटाइज वे में आप इसको किस तरीके से सामाजिक अवधारणा को देखते हुए किस तरीके से आप उसको मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे कैसे आप उसको। फोर्थ लिमिटेशन इज दैट दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रिच एंड पुअर पीपल शुड पे इक्वल टैक्स फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज। अब एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पर जो है वो बेसिक एंड एसेंशियल चीज़ें हैं जिनके बिना लाइफ को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल चीज़ों का मतलब ये है, उनके बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो लाइफ उनके बिना नहीं चल सकती है। तो उन चीज़ों पर टैक्स लगाना बेनिफिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही डेंजरस होगा, बिकॉज ये उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर देगा, विच इज़ नॉट जस्ट बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिच इज़ वेरी लो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि इसमें जो वेलफेयर का जो रोल है उसमें जो है काफ़ी जो है उसको वॉयलेट करता है ये।
द बेनिफिट प्रिंसिपल कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है मतलब वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को इनकम की इनइक्वालिटी पर फोकस नहीं करता है। जो बेसिक जो थीम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक इकोनॉमिक्स की, पब्लिक फाइनेंसेस की, जैसे हमने पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वगैरह पढ़ी हैं तो उसमें भी यही चीज़ें आती हैं हमारी। एंड वेल्थ विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक इकोनॉमी। Now the sixth point is that there may be groups judged as needy of the government support। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन है कि गवर्नमेंट सपोर्ट के नीडी होंगे कुछ लोग, बिकॉज दे डू नॉट हैव द अर्निंग पावर टू बी सेल्फ सफिशिएंट। मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी, तो वे गवर्नमेंट की सपोर्ट पर रिलाई करते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का जो है वेलफेयर स्टेट कमज़ोर होगा, वेलफेयर जो रूल है वो कम होगा, तो ऐसे लोग बिल्कुल मुख्य धारा से एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये एक सेग्रीगेट करने का मतलब सेग्रीगेशन पर जोर करती है समाज में। ठीक है, बाय द डेफिनेशन द बेनिफिट प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड। In this case, benefits may also be very difficult to measure, especially for non-excludable public goods where there is no revolution of preferences। तो जैसा हमने स्टडी किया कि जो बेनिफिट जो प्रिंसिपल है या फिर पब्लिक फाइनेंसेस में आपने स्टडी किया होगा कि जो रेवोल्यूशन ऑफ प्रेफरेंसेस है, मतलब कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपने पढ़ी होगी जहाँ पर हम उसको पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस के पब्लिक गुड्स के केस में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इन ए मोनेटाइज्ड वे कि किसको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, तो इसलिए जो है बेनिफिट प्रिंसिपल को इट कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, तो ये इसका जो था लिमिटेशंस था। तो होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने प्रयास किया पूरी तरीके से आपको समझ आया, हालांकि बेनिफिट प्रिंसिपल जो है वो कोई डिफ़िकल्ट कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, बहुत इजी है जैसा आपने देखा। सो होप आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।